हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। सी टेट की आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। 31 तारीख को उसका एग्ज़ाम है। और जिन लोगों की एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके जो मैंने अभी इंडेक्स करवा रखे हैं आप लोगों को, जितने इंडेक्स हैं या फिर कोई जीआई टैग है, उसमें से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए अगर जो लोग एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो एक बार अपना ये जो इंडेक्स है, जीआई टैग है या फिर किसी का अपॉइंटमेंट है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको ज़रूर पढ़िएगा। नहीं, अभी हम लोगों ने सीडीपी की सीरीज स्टार्ट की हुई है। बीच में फिर हम 3-4 दिनों तक फिर हम करंट अफेयर की करेंगे। जो हमारे टॉपिक्स हैं वो सारी चीज़ करवा देंगे। इसमें कुछ गेम्स वगैरह भी हैं, वो भी साथ में ही करा देंगे। उसके बाद फिर हिंदी की स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों की। इसमें इससे पहले हमने 5 चैप्टर करा दिए हैं, लेकिन इससे जो 5 वाला चैप्टर हम लोगों ने कल करवाया था आपका समाजीकरण, उससे संबंधित भी क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं हम लोगों ने। पुराने प्रीवियस क्वेश्चन भी किए हुए हैं उसके साथ साथ, और कुछ नए क्वेश्चन भी है, ताकि आप लोगों को कुछ हेल्प मिल जाए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो लोग न्यू अभी सी टेट दे रहे हैं पहली बार ही। तो आप लोगों को नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको 5 चैप्टर और 6 चैप्टर इन दोनों के क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में मिल जाएंगे। लेकिन इससे पहले आप तो ये पेपर पढ़िए। ये आप लोगों का लेसन नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है, बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं। तो आपको पता होना चाहिए, इससे भी आपके क्वेश्चन आते हैं। और इसके सीडीपी में भी आप लोग के 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन आप लोगों के डेफिनेटली मिलते हैं। उसके साथ आपको एसएसटी वाले में भी पूछ सकता है, एनवायरनमेंट वाले में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैथ की पेडागोजी में भी जो आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, जो नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे अपना पाठ्यक्रम निर्धारित करना चाहिए, बच्चों को लोकतांत्रिक जनतांत्रिक उनको उसकी अवधारणा देनी चाहिए, ताकि हर बच्चा एक समान आगे बढ़े। ये नहीं कि सिर्फ क्लास में 2 बच्चे ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं तो उन दोनों के पे ही ज़्यादा ध्यान दिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए। तो ऐसा नहीं होता है। तो इससे संबंधित पूरे सी टेट में देखा जाए तो कम से कम आप लोगों के 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इसी चैप्टर से मिलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर हमारा बाल केंद्रित व प्रगतिशील शिक्षा। जो हमारी चीज़ें हैं या जो हम लेसन पढ़ा रहे हैं या जितनी हमें एजुकेशन देनी है, वो हमें टीचर सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए, वो हमारी चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। हमारा मुख्य उद्देश्य ही टीचर बनना नहीं है। टीचर बनना है, लेकिन टीचर जब बनते हैं तो वो अपने अनुसार चीज़ों को नहीं करते। उनका जो भी पाठ्यक्रम होता है, अनुशासन होता है, क्लास में होता है, जितनी भी उन्हें अपनी यूज़ करनी होती है तकनीकी, या जिस मेथड से उन्हें पढ़ाना होता है, वो हमेशा टीचर सेंटर्ड नहीं होती, वो हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड होती हैं। उनको सिर्फ चाइल्ड को ध्यान में रखकर ही नई तकनीकियों का, इन सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, ताकि जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ सके, वो इसी चीज़ तक सीमित ना रहे। अभी देखिए, अब आपको ये पता होना चाहिए कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जितने भी टीचर से संबंधित है, आप लोगों को आर टेट भी आया हुआ है, रीड भी आया हुआ है, उससे संबंधित भी इसमें सीडीपी आप लोगों की इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अब जैसे क्या होती है बाल केंद्रित शिक्षा, कैसी होती है, यानी कि आपकी जो चाइल्ड सेंटर्ड होती है एजुकेशन, वो कैसी होती है। ऐसी शिक्षा पद्धति जिसके अंतर्गत बालकों के, यानी कि उनके होलिस्टिक संपूर्ण विकास उसको बोला जाता है, जिसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, सारे विकास आ जाते हैं। उनको बोला जाता है सर्वांगीण या बहुमुखी, चहुमुखी, होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये सारे एक ही हैं। आपको इनको नाम चेंज कर दिया जाता है, इसको इस पर जोर दिया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत हस्तपरक गतिविधियों पर बल दिया जाता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हस्तपरक है वो सबसे पहले किसने यूज़ किया था। तो ये सारी चीज़ें यूज़ की थी कि बच्चों को कला होनी चाहिए, उनको उनके आधार पर उनको चीज़ों को सिखानी चाहिए। तो ये सारी जो हस्तपरक गतिविधि है, ये महात्मा गांधी जी ने भी स्टार्ट की थी कि बच्चों को उन्हें स्कूल के टाइम पे ही ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि वो स्कूल छोड़ने के बाद अपना व्यवसाय या कार्य कर सके, जिससे वो अपना जीवन व्यतीत कर सके।
इसके लिए इन्होंने हस्तपरक जो एजुकेशन थी उसको बढ़ावा दिया था। और जो आज की एजुकेशन देखें, आज की एजुकेशन तो ऐसी है कि लोग पीएचडी कर रहे हैं उसके बाद भी घर बैठे हैं। उन्हें कोई ऐसा काम नहीं मिल रहा है जो उन्होंने जितनी उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की है उस एजुकेशन के अकॉर्डिंग उन्हें कार्य नहीं मिलता या उन्हें जॉब नहीं मिलती। तो आज की जो है, इसीलिए अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है उसमें भी अब इस चीज़ को बढ़ावा दिया जाएगा कि जो चीज़ें हैं बच्चों को हस्तपरक गतिविधियाँ वो साथ में ही उनको कराई जाए, ताकि जब वो अपने जाए तो अपना स्वयं का अगर नहीं कर सकते कोई कार्य तो अपना स्वयं का कोई भी व्यवसाय खोल सकते हैं, कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या है कि जॉन डीवी, ये आप लोगों ने क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा होगा। जॉन डीवी ने क्या आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है, यानी कि जिसमें थ्री होती है यानी कि ट्रायंगल होते हैं। एक पे टीचर होता है, एक पे स्टूडेंट होता है और तीसरे पे कौन होता है आपका करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम। अब ये त्रिध्रुवीय किसने दी है? ये जॉन डीवी ने दी है। ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन होता है, यहाँ पे आपका चाइल्ड होता है, यहाँ पे आपके टीचर होते हैं और यहाँ आपके करिकुलम होते हैं। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि त्रिध्रुवीय प्रणाली किसने दी है। ये दी थी जॉन डीवी ने, और जिसके अंतर्गत शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम आते हैं। ये आपको ऐसे लग रहा होगा कि जैसे बाल केंद्र शिक्षा है, हमें तो पता ही है, लेकिन इसमें जितने भी मैंने लाइन लिखी है उसकी लाइन को आपको समझना है, इसीलिए आपको यहाँ से लिखी गई है और यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट लाइन क्या है कि आधुनिक शिक्षा पद्धति बाल केंद्रित है, प्रत्येक बालक की ओर अलग ध्यान दिया जाता है। ये कह रहा है कि ये हमें सभी बच्चों को एक साथ आगे बढ़ाना है। हमें किसी स्पेशल बच्चों को, या जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं वो तो अपने आप में ही गिफ्टेड हैं, हम उन्हें थोड़ा सा पढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा चीज़ों को समझते हैं उसकी। लेकिन जो बच्चे नहीं गिफ्टेड है, नॉर्मल से भी कम है, उन्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा टाइम लगती है सीखने में, तो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए ताकि वो उस चीज़ को सीख लें। हमें ये नहीं करना चाहिए कि ठीक है वो लास्ट वाली बेंच पे बैठते हैं तो हमें उन्हें नहीं पढ़ाना चाहिए, उन्हें भी उतना ही सपोर्ट देना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए जितना उन्हें चाहिए, ताकि वो भी उन्हीं बच्चों के साथ आगे बढ़ सकें। और इसीलिए एजुकेशन पॉलिसी जो नई लागू की है उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। अब ये देखिए नेक्स्ट क्या है कि बाल केंद्रित शिक्षा की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे बालकों को समझना। अगर हमने अपनी एजुकेशन लागू की है चाइल्ड सेंटर्ड, हमारी सबसे पहला मोटिव ही हमारा चाइल्ड है। अगर हमें चाइल्ड पे ध्यान देना है तो हमें उससे संबंधित ही क्रिया करनी पड़ती है। जितनी भी उसमें पॉलिसी लागू होती है वो सारी चीज़ें हमें चाइल्ड को ध्यान में रखकर की जाती है। यहाँ पे क्या है, बालकों को समझना। हमें अपने क्लासरूम में जब एक टीचर जाता है तो वो अपने जितने भी स्टूडेंट होते हैं, 10 होते हैं, 20 होते हैं, 25 होते हैं, उन सभी को ध्यान में रखकर ही चीज़ें की जाती है। हमें अगर लगता है कि इस तकनीकी से क्लास के आधे बच्चे समझ पाते हैं लेकिन इस तकनीकी से आधे बच्चे पिछड़ रहे हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग भी अपनी जो चीज़ें हैं, पढ़ाने का तरीका है, उन सब चीज़ों को चेंज करना चाहिए ताकि वो चीज़ बच्चे भी अपने उसी वे में आके आ सके। पाठ्यक्रम, हमारा पाठ्यक्रम ऐसा हो जो टोटली चाइल्ड सेंटर्ड हो। चाइल्ड सेंटर का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक पाठ्यक्रम है जो 6 महीने में आप लोगों का पूरा होना है, ज़रूरी नहीं होता कि आपका जो पाठ्यक्रम है हमें उसे 6 महीने में ही पूरा कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने बच्चों को कोई भी एक्टिविटी नहीं दी है, कोई क्रियाकलाप नहीं कराया है, सिर्फ हमारा है बुक पढ़ाई और एग्ज़ाम दिए। इसका मतलब जो हमारा करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। उसको थोड़ा सा छोटा करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी हो सके और बच्चे उस चीज़ को समझ सके। अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे एक टीचर होने के नाते, तो वो जो पाठ्यक्रम लागू किया गया है उसको एक्टिविटी बेस्ड बना के उनको बहुत आसानी से पढ़ाया जा सकता है।
और इसके साथ जब आप लोग उनका एग्ज़ाम लेते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं, तो इससे आपको पता चलेगा कि जिस तकनीकी से जो आपने एक्टिविटी बेस अपने कार्यक्रम या क्रियाकलाप किए हैं, उनके आधार पे जो आपने अपना पाठ्यक्रम तैयार किया है, उसमें सभी बच्चों का जो परफॉर्मेंस है, यानी कि जो उनकी लास्ट में उनका मूल्यांकन किया जाता है, वो आपको बेस्ट मिलेगा। उसके बजाय कि आपने उन्हें चीज़ों को पढ़ाया, रटवाया और लास्ट में आपने उनका मूल्यांकन किया, उससे आपसे ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा अगर आपका जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, वो टोटली आपने ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करवाई, उनको खुद दिया करने से, या उनको कोरिलेट किया उनकी रियल लाइफ से। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जब भी कोई एग्ज़ाम होता है या फिर सीटेट होता है, या उसके साथ जब भी कोई ये इंटरव्यू भी होता है एजुकेशन से संबंधित या टीचर्स का होता है। स्पेशली बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही आप लोगों से पूछी जाती है कि आपको किस तरीके से पाठ्यक्रम लागू करना है, आपको बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, ऐसे पढ़ाइए। आप लोगों से कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जब इंटरव्यू होता है तो उसमें आपको एक्टिविटी करवा के भी बोला जाता है कि आप एक बच्चों को किस तरीके से पढ़ा सकते हैं। उसके साथ नेक्स्ट क्या है, शिक्षण विधि। यहाँ पे कुछ विधियाँ लागू की जाती हैं, जैसे मोंटेरेस की विधि क्या है, उसका कहना है कि जितनी भी आपने जो भी आपको पढ़ाना है वो सारी उनकी इंद्रियों से रहित होना चाहिए, यानी कि वो खुद करें, खुद करके बताए ये चीज़ है, तो उनको पता चलेगा ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, इसको अगर इस तरीके से करेंगे तो ये बहुत सही तरीके से रिजल्ट देगी हमें। तो वो बच्चा अगर खुद करके देखेंगे, आप उन्हें कुछ प्रोजेक्ट दो, कुछ करके बताओ कि ठीक है ये सारी चीज़ें हैं, आप इन्हें करके लाए, तो वो खुद जाएंगे, घर जाएंगे, लोग माँ से पूछेंगे, अपने घर वालों से पूछेंगे, तो वो खुद करेंगे उस चीज़ को और अपनी जो ज्ञानेंद्रिय है उनका यूज़ ज़्यादा करेंगे। किडन गार्डन इसमें ही आती है, प्रोजेक्ट आती हैं, ये बहुत सारी ऐसी मेथड है जो आपको पढ़ाए जाएंगे। इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनका मतलब क्या है, किस तरीके से आप, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मूल्यांकन और परीक्षण। जब आप कोई चीज़ अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, उनका पाठ्यक्रम चाइल्ड सेंटर्ड होगा, सब कुछ होगा, एक्टिविटी बेस्ड होगा, जो जो उनका मूल्यांकन होगा, एवल्यूशन होगा, वो लास्ट में आपको बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि आपने क्या हुआ, आपने सारी एक्टिविटी को चाइल्ड सेंटर्ड किया है, उनको बच्चों को ध्यान में रख कर किया है। आपने स्पेशली किसी एक बच्चे को ध्यान में चीज़ें रख कर काम नहीं किया है, बल्कि पूरी क्लास को, जितने भी आप काम करते हैं सभी को ध्यान में रखकर ये सारी चीज़ें आपने निर्धारित की है। तो जो आपका मूल्यांकन होगा, आप परीक्षण करेंगे, वो भी अच्छा रहेगा। इसे एक टीचर होने के नाते आपने अपनी पूरी ड्यूटीज़ की है, ताकि बच्चे का रिजल्ट भी अच्छा रहेगा। रटवाने के बाद अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको पूरी क्लास में से हाफ में से ही ऐसे बच्चे मिलेंगे जो अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे, नहीं तो सभी बहुत कम रिजल्ट अच्छा देते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्यवस्थापन और अनुशासन। आपको ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है कि क्लास में अनुशासन भी सिखाना है, बच्चों को अनुशासनहीनता नहीं करानी है कि उन्हें एक्टिविटी दे दिया, जो चाहा वो किया, नहीं। उनको जो भी सिखाना है, जिस तरीके से दिखाना है, प्रोजेक्ट दिया है, गेम्स दिया है, सबका सहयोग होना चाहिए। इससे एक दूसरे के साथ रहने की, बात करने की, उनकी कल्चर, उनकी सब कुछ वो निर्धारित, वो साथ में जोड़ते रहेंगे, जुड़कर रहने की वो बात है। लेकिन उसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अनुशासन में होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है ये सारी चीज़ें, अगर आप चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कर रहे हैं। इसीलिए नई एजुकेशन पॉलिसी में आपने अगर पढ़ा होगा तो बहुत सारी चीज़ें को चेंज किया गया। इसके साथ ही नेक्स्ट क्या है, इसमें बाल केंद्रित शिक्षण के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं। जैसे प्रेरणा का स्रोत, यदि आपने अपनी एजुकेशन जो शिक्षण है आप उसे किस तरीके से करा रहे हैं कि बाल केंद्रित है, बच्चों से संबंधित है सभी चीज़ें, तो वहाँ पे क्या होगा, उनके प्रेरणा का स्रोत करेंगे। आप जैसे भी अगर आपने कोई किसी को टॉपिक्स दिया है और बोला है कि आप इस चीज़ पे बोलिएगा, तो कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो क्लास में हमेशा ही बोलते रहते हैं, लेकिन आप उन बच्चों को भी आगे बढ़ाइएगा, उनको कुछ ऐसे कार्य किए ताकि उनके अंदर एक मोटिवेशन रहे इस चीज़ों को सीखने के लिए। अगर आप एक कोई भी बुक्स है उसमें अगर कोई स्टोरी है, आपने उन्हें बोला कि आप पढ़ के आइएगा और क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट टाइम आपने करवा दिए, उससे बेटर है कि आपने उस जो आपकी स्टोरी है, अगर आपने उसे किसी नाटक के बेस पे किया या फिर किसी और तरीके से किया, तो उनके अंदर एक मोटिवेट रहेगा कि नेक्स्ट क्या होगा सीन।
तो यहाँ आपको प्रेरणा का सिद्धांत भी करना पड़ेगा, उनको प्रेरित करना पड़ेगा चीज़ों को सीखने के लिए। व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत, एक टीचर होने के नाते एक बच्चों की व्यक्तिगत रुचि पर भी ध्यान दिया जाता है, ताकि वो बच्चे का ये भी पता चले। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको गेम में यानी कि खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है पढ़ने की अपेक्षा। तो आपको उसी जैसे एक होता है स्कॉलरशिप और एक होता है को स्कॉलरशिप, यानी कि जो एजुकेशन से अलग होता है। तो आपको उस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चा अगर स्पोर्ट्स में ज़्यादा बढ़ रहा है तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आप बर्डन एजुकेशन पे ना दे, एजुकेशन भी कराए लेकिन साथ में उनके गेम को भी ज़्यादा सपोर्ट करे, ताकि वो उस चीज़ को भी बढ़े उस चीज़ में। और सब इन सभी चीज़ों के साथ सबसे इम्पोर्टेंट उनकी लोकतांत्रिक सिद्धांत। आपको एक बच्चे को इतनी आज़ादी देनी चाहिए ताकि वो, अगर आपने उसे कुछ बोला है तो वो करे, लेकिन अनुशासन के साथ। आपको ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, उनको अनुशासन में रहते हुए ही कार्य कराना चाहिए। और इसके सबसे लास्ट, अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट होगा फिर उनका सर्वांगीण विकास, यानी कि उनका पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमें उस बच्चे का संपूर्ण विकास करना है, और संपूर्ण विकास करने के लिए हमें उसकी रुचि को, अभिरुचि को, व्यक्तिगत को ध्यान देना होगा, उनके मोटिवेट करना होगा, उनको आज़ादी यानी कि स्वतंत्रता देनी चाहिए। आपसे एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बच्चे को इतनी आज़ादी देनी चाहिए कि वो सारे काम मतलब अपनी मर्जी से करे, जो भी करे आए जाए। तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, उनको इतनी आज़ादी नहीं देनी है। उनको ये देना है कि आपने उन्हें कोई चीज़ बोली है, कोई टॉपिक्स बोला है, कोई कार्य दिया है, तो वो अपनी मर्जी से भी उस चीज़ को कर सके। ये नहीं कि उसमें सिर्फ आप ही उसमें को हो रहे संबंधित कि नहीं यही काम मेरे अनुसार होगा। उनको उनकी इतनी आज़ादी है, बोलने की आज़ादी, काम करने की, ये सारी चीज़ें होती हैं क्लास रूप में। नेक्स्ट है इसमें प्रगतिशील शिक्षा। अभी तक हम लोगों ने क्या करा था कि चाइल्ड सेंटर्ड यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा, ये है आपकी प्रगतिशील शिक्षा। इसमें सबसे पहली लाइन क्या है कि जॉन डीवी को प्रगतिशील शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। अगर आपसे पूछें कि प्रोग्रेसिबल एजुकेशन के फादर कौन है या प्रगतिशील शिक्षा के जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो वो जॉन डीवी हैं। इससे पहले वाला जो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों ने देखा होगा कि जॉन डीवी के अनुसार एक शिक्षा क्या होती है, त्रिध्रुवीय होती है। तो इसका मतलब इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसने तीनों चीज़ों पर अपना ध्यान दिया, टीचर पे भी, स्टूडेंट पे भी, और जो आपका करिकुलम यानी कि जो आपका पाठ्यक्रम होगा उन चीज़ों पे इसने ज़्यादा फोकस किया, और इसीलिए इसे प्रगतिशील शिक्षा का जन्मदाता भी कहा जाता है। इसके बाद क्या है कि इसके अंतर्गत शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य क्या है, बालकों को का समग्र विकास करना, यानी कि बालकों का संपूर्ण विकास करना। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो इनका उद्देश्य था उस पर ज़्यादा ध्यान दिया। इसके बाद क्या है कि इसके अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखा। व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब क्या होता है कि जब आपने विकास पढ़े होंगे उसमें मैंने सिद्धांत बताए थे व्यक्तिगत विभिन्नता। इसका मतलब ये होता है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है, उसकी रुचियाँ, उसका देखने का तरीका यानी कि उसकी समझने का तरीका, ये बोलने का तरीका, उसका व्यवहार, बहुत सारी चीज़ें यानी कि उसके सीखने का तरीका भी, सारी चीज़ें, उसकी अभिरुचि, अभिवृद्धि, ये सारी अलग अलग होती है एक बच्चे से दूसरे बच्चे में। इसलिए उन्होंने कहा है कि इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता को हमने हर बच्चे को ध्यान में रख कर ही इसे किया, ताकि कोई पीछे न रह सके। नेक्स्ट क्या है कि इस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विभिन्न विधियों का प्रयोग किया गया, जैसे डाल्टन विधि, मोंटेस्क्यू विधि, या फिर आपकी किडन गार्डन विधि। तो ऐसी ही बहुत सारी विधियां आपको पढ़ाई जाएंगी जिसका प्रयोग किया गया था। डाल्टन क्या होता है, किडन गार्डन ने क्या किया था, क्यों आई थी ये विधियां, उसके बाद जो मोंटेस्क्यू थी वो क्यों थी, उन्होंने किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया। तो ऐसी बहुत सारी आप लोगों को मिलेंगी आगे भी, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ज़्यादातर स्पेशल उसमें यूपी टैट या सुपर टैट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको ये पूछा जाएगा कि एक प्रगतिशील जो शिक्षा होती है
उसका उद्देश्य क्या होता है, उसमें किस पहलू को ज़्यादा ध्यान दिया गया, या उसके सिद्धांत क्या थे, उसकी विशेषताएं क्या है, हमें किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए एक बच्चों की। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन इस तरीके से डायरेक्ट नहीं पूछते। हाँ, ये भी पूछ सकता है कि त्रिध्रुवीय जो है उसके सिद्धांत किसने दिया था, या फिर प्रगतिशील शिक्षा के जो जन्मदाता है वो कौन है, जॉन डीवी है, उन्होंने किन चीज़ों पर यानी कि त्रिध्रुवीय दिया, तो उसमें से तीनों में से कौन सा एक है या फिर नहीं है। जैसे यहाँ आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी, इसकी विभिन्नता को तो ध्यान पे रखा उन्होंने, उसके साथ यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी है, जैसे क्रियाकलाप हो गया, प्रोजेक्ट समस्या हो गया, वे प्रोजेक्ट कैसे देना है, ये सारी समस्या होती हैं, उन्हें एक्टिविटी बेस्ड कार्य कराना है, उन्हें उनकी जो शिक्षा है उन्हें क्या करना है, उसे कोरिलेट करना है उनकी रियल लाइफ से, जैसा वो जीते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने ध्यान दी है इस पर। ये आज की लास्ट वो है आपके लिए कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या होता है। आपको ये भी साथ में पता होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, इसलिए इसको एक लाइन में अनुसार रखा गया। यहाँ सबसे पहले देखिए कि सर्व शिक्षा अभियान कब आई थी, 2001 में आई थी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया, इसका नारा क्या था, सब पढ़े सब बढ़े। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि इसका नारा क्या था, सब पढ़े सब बढ़े, ये भी नारा पूछा हुआ है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शुरुआत 2004 में की गई थी, और मध्याह्न यानी कि इसे मिड डे मील कहा जाता है, इसे सबसे पहले तमिलनाडु में प्रारंभ किया गया था 15 अगस्त यानी कि 15 अगस्त 1995 यानी कि 95 में इसको स्टार्ट किया गया था। उसके बाद लास्ट क्या है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में स्टार्ट किया गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। ये आपके संविधान में भी है, जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो 11वां 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, उसमें जो लास्ट का 11वां आपका ड्यूटी या कर्तव्य जोड़ा गया था, उसमें भी ये बोला गया था कि एक माँ बाप का यानी कि उनके माता पिता का एक कर्तव्य होगा कि वो बच्चों को शिक्षा बनना यानी कि उन्हें शिक्षा प्राप्त कराए। तो इस तरीके के से 11वां जो जोड़ा गया था वो यही था।